गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं किरण यादव, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बीखावाला, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने भारत में राष्ट्रवाद, इसमें सत्याग्रह आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन किया है। अब हम अध्ययन करेंगे सविनय अवज्ञा की ओर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था, उसकी तरफ क्यों गया। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया और असहयोग आंदोलन 11 फरवरी 1922 को वापस लेने का कारण था कि जो हिंसात्मक घटना हुई थी चोरा चोरी नामक स्थान पे, उस घटना की वजह से महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन वापस लिया। फिर बहुत सारे भारतीयों ने कहा कि हमें ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है और विरोध करेंगे किसके माध्यम से, प्रांतीय परिषदों के चुनावों में हिस्सा लेकर। अब प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हमें हिस्सा लेना है तो एक पार्टी का गठन होगा, तो उन्होंने एक पार्टी का गठन किया 1922 में, स्वराज पार्टी। और इस पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया बच्चों? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने इस पार्टी में साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वह आंदोलन के मदद से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। यह आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। फिर पहला कारक अब अध्ययन करेंगे। पहला कारक विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का असर। क्या हुआ? 1926 कृषि उत्पादन की कीमतें गिरने लगी। 1930 के बाद पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादकों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा। आयात और निर्यात दो शब्द होते हैं। आयात किसी वस्तु को लेना या मंगवाना आयात, और किसी वस्तु को देना निर्यात कहलाता है, बेचना। तो निर्यात कम होने लग गया तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भारी पड़ने लग गया। इससे धीरे धीरे गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि सरकार ने कर में कोई कमी नहीं की थी। और कर में कमी नहीं करने के कारण गरीबी धीरे धीरे बढ़ने लग गई, क्योंकि किसानों को अपने कर भी जमा करने थे और साथ में जो कृषि उत्पादकों की मांग भी गिर गई। निर्यात भी कम होने लगे तो किसानों के पास लगान चुकाने के लिए पैसे नहीं रहे, तो गरीबी बढ़ने लगी। फिर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों आया और कब आया, हम इसकी जानकारी या अध्ययन करेंगे। साइमन कमीशन का गठन होता है वर्ष 1927 में, और इसका गठन होने का कारण था कि 1919 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा करना। जब 1919 का अधिनियम बना था, भारतीय शासन अधिनियम 1919, उस समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि हर 10 वर्ष के पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन होगा। और इसी भारतीय शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन हुआ वर्ष 1927 में, और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। साइमन कमीशन भारत में, जब साइमन कमीशन का गठन होकर भारत आया तो भारत में इसका तीव्र विरोध किया, और विरोध करने का कारण था कि इस कमीशन में सभी 7 सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे।
और सातों सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में स्वराज की और कोई संकेत थे ही नहीं, इस कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। ब्रिटिश की नई सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। आयोग का उद्देश्य था संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देते थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और सदस्य कितने थे? 7। और इस कमीशन का अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन। और यह कमीशन सब राज्य की ओर संकेत नहीं कर रही थी, परंतु भारतीय का लक्ष्य स्वराज था। इसलिए भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया। 1928 में जब यह कमीशन भारत में आया तब भारतीयों ने नारे लगाए और नारा लगाया था साइमन कमीशन वापस जाओ। नारा क्या था? साइमन कमीशन वापस जाओ। लाहौर में भी इसका विरोध किया गया था और वहां विरोध करते हुए लोगों पर भारतीयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और उसी दौरान भारत का एक स्वतंत्र सेनानी था, कौन? लाला लाजपत राय। उसकी मृत्यु हो जाती है पुलिस के लाठी चार्ज से। इसी कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का फैसला लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है नमक यात्रा से। नमक यात्रा कैसे? नमक कानून तोड़ के। नमक कानून ऐसे था कि इसमें सरकारी कंपनी के अलावा कोई निजी कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी नमक नहीं बना सकती थी। और गांधी जी ने इसी कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन प्रारंभ करने से पहले लॉर्ड इरविन था, उसके सामने 11 मांगे रखी थी। उस मांगों में कुछ मांगे थी नमक कर खत्म करना और राजस्व को कम करना, लेकिन इरविन ने इन सारी मांगों को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सभी मांगे अनावश्यक हैं। फिर महात्मा गांधी जी ने एक और पत्र लिखा और उसने कहा कि 11 मार्च 1930 तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। लेकिन इरविन झुकने को तैयार ही नहीं था बच्चों। उसने तो महात्मा गांधी जी की जो मांगे रखी थी उन मांगों को मांगा ही नहीं, बल्कि उन मांगों को पूरी तरह करने से इनकार भी कर देता है। फिर गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया और यह आंदोलन प्रारंभ होता है नमक कानून तोड़कर दांडी यात्रा से। फिर गांधी जी ने एक बार महात्मा गांधी ने पहले देश को एकता में बांधने का प्रयास किया कि आंदोलन प्रारंभ करने से पहले सभी को एकता में लाया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या चुना? नमक को चुना, क्योंकि नमक सभी प्रयोग करते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और सभी को कर अदा करना पड़ता है। और ये जो नमक बनाना था ना, केवल सरकारी कंपनियां बनाती थी, प्राइवेट कंपनियां कानून नमक नहीं बना सकती थी। सरकारी कानून के तहत कोई भी प्राइवेट कंपनी नमक नहीं बना सकती। महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी कानून को तोड़ने का फैसला लिया और उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की। दांडी यात्रा शुरू करते हैं 12 मार्च 1930 से। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरात के कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। कि यहाँ से 240 किलोमीटर दांडी नामक स्थान पर यात्रा समाप्त होनी थी और यह यात्रा शुरू होती है 12 मार्च 1930 से और पूरी होती है 6 अप्रैल 1930 को। और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करते हैं गांधी जी, 6 अप्रैल 1930 को।
रास्ते में उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया क्योंकि इस बार वह चाहते थे कि उनका यह आंदोलन ज़्यादा शक्तिशाली हो। और जो गांधी जी चाहते थे कि धीरे धीरे आंदोलन कि मेरा आंदोलन शक्तिशाली हो, तो धीरे धीरे आंदोलन शक्तिशाली होने लग गया। उस साल नमक को बहुत अधिक मात्रा में अवैध तरीके से बनाया गया और धीरे धीरे सभी लोग नमक पर कर देना बंद कर दिए कि अवैध तरीके से नमक भी बनाया गया और धीरे धीरे जो नमक पर कर लगता था वो कर देना भी बंद कर दिया। यह आंदोलन धीरे धीरे शक्तिशाली होने लग गया। अब अंग्रेज इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए जो नेताएं इस आंदोलन से जुड़े हुए थे उन सभी नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया ताकि इस आंदोलन को रोक सकें। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समीपवर्ती अब्दुल गफर खान को गिरफ्तार किया गया। जो महात्मा गांधी के साथी थे अब्दुल गफर खान, उसको भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो गुस्साई भीड़ शस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिसों की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। एक महीने भर बाद महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोलारपुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकी और नगर पालिका भवन, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। शांतिपूर्ण सत्याग्रह जुलूस पर हमले किए गए औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 10 लाख लोगों को गिरफ्तार कर दिए गए। महात्मा गांधी एक बार फिर आंदोलन को वापस ले लिया। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन वापस लेते हैं 5 मार्च 1931 को, क्योंकि 5 मार्च 19 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता होता है और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लेते हैं। महात्मा गांधी यह सब रोकना चाहते थे जो जेल में बंद लोगों को रिहा कराना चाहते थे और सभी नेताओं को रिहा कराना चाहते थे। जो भी जेल में इस आंदोलन के दौरान जो भी नेताओं को जेल में बंद किया गया था उन सभी नेताओं को जेल से रिहा कराना चाहते थे। गांधी जी यह भी चाहते थे कि एक सभा अंग्रेज कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के बीच हो, कि अंग्रेज और कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के बीच हो, जिसे सभी मिलकर कुछ नए तरीके से बात करें। फिर एक समझौता होता है और समझौते के तहत लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन गठित की गई, जिसमें भारत से महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू गए थे। कि गोलमेज सम्मेलन गठित किया गया था कहाँ पे, लंदन में, और भारत से महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू गए थे। परंतु इस गोलमेज सम्मेलन में भारत के पक्ष में कोई सफल निर्णय नहीं लिया गया और वे निराश वापस आए और अवज्ञा आंदोलन दोबारा प्रारंभ कर देते हैं। फिर ये आंदोलन धीमा पड़ गया क्योंकि लोगों ने इस आंदोलन में उनका सहयोग नहीं किया और गांधी जी ने 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। फिर भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे हुआ और भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण 2 कारण है, संयुक्त संघर्ष और सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं। संयुक्त संघर्ष 19वीं और 20वीं सदी के बीच जितनी भी आंदोलन की शुरुआत की गई, सब में सभी समुदायों ने मिलकर भाग लिया और इसी एकता की वजह से संयुक्त संघर्ष की बात पूरे भारत में फैल गई। फिर सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं की वजह से भी भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। वो कैसे हैं कि 20वीं सदी से प्रारंभ में रूपक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की तस्वीर को रूपक का निर्माण किया, जिसे गीत मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा और वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और इसी वंदे मातरम गीत पर एक कविता लिखी थी और इसी कविता को बाद में गीत में बदलकर भारत में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया था।
तो 20वीं सदी से भारत में रूपक, गीत, प्रतीक चिन्ह आदि बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किया और यह सभी संस्कृति से जुड़ी हुई थी। जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की तस्वीर रूपक का निर्माण किया, जो दर्शाता है कि भारत हमारी मातृभूमि है और इसी मातृभूमि की स्वतंत्रता और सुरक्षा हमारा धर्म है। इन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा और इसी गीत को विभिन्न तरह के आंदोलन में गाया गया। इस पर एक कविता भी लिखा गया, जिसे बाद में गीत में बदलकर राष्ट्रीय गीत घोषित किया। भारतीय तिरंगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा, कि बंगाल में एक स्वदेशी आंदोलन था, उसी दौरान तिरंगा झंडा तैयार किया गया था और तिरंगे झंडे का रंग था हरा, पीला और लाल। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदू व मुस्लिमों का प्रतिनिधि करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। जो तिरंगा बनाया था उसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांत थे और कमल के 8 फूल, हिंदू मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करता अर्धचंद्र दर्शाया गया था। फिर गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार किया था और स्वराज के झंडे में 3 रंग थे, सफ़ेद, हरा और लाल। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे की जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था और जुलूस में यह झंडा थामे शासन चलाना भारत के प्रति शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत है।